हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसके हमने लगभग 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लेकिन जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने जो ग्रोथ मॉडल्स हैं वो देखे थे। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखा था, एक हमने देखा था लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो लाइफ हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, बर्थ होगी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो वो उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या क्या होगी। जैसे जन्म के बाद उसकी ग्रोथ होती है, यंग स्टेज आती है, फिर उसका रिप्रोडक्शन करता है, वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, उसकी ओल्ड एज आती है, एंड ओल्ड एज आने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री है। अब ये तो हो गया लाइफ हिस्ट्री। अब देखेंगे हम कि जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है इसका क्या मतलब है। कि अब जैसे क्या होता है, कोई नेचर है, तो जो नेचर है हमारा उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब उस डाइवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो भी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। अब वो कैसे होती है, जैसे कि क्या होता है, किसी की ब्रीडिंग हैबिटेट्स अलग होते हैं, किसी के जो नंबर ऑफ साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म है एंड ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या कर रहा है, लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि एक बार ब्रीडिंग कर रहा है, एक बार जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोडक्शन कर रहा है, कई बार ब्रीडिंग कर रहा है, बहुत अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइम में बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो ब्रीडिंग हैबिटेट वो क्या हो गया कि ये लाइफ में एक ही बार ब्रीडिंग कर रहा है, एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ में कितनी बार, एक से ज़्यादा बार, यानी कि बहुत टाइम क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या आता है, जैसे कि एक ही बार कौन करता है, एक बार करती है जो साल्मन फिश होती है ना, पैसिफिक साल्मन फिश, वो अपनी लाइफ में एक बार ही ब्रीडिंग करती है। और ये अदर एग्जांपल में आ जाते हैं, जैसे हैं बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, मैमल्स हैं। ये क्या करते हैं, लाइफ में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि कई बार जो है बच्चे पैदा करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, नंबर ऑफ साइज ऑफ स्प्रिंग पे, कि अब ये जो है वो कितने बच्चे पैदा कर रहा है एक ही बार में, ये कितने बच्चे पैदा कर रहा है। अब जैसे ये जो है ये क्या करता है, और लार्ज नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग है ना वो करता है, यानी कि एक ही बार में बहुत से बच्चे पैदा करता है। और ये जो है वो एक बार में एक या फिर 2 बच्चे पैदा कर रहा है। अब ये जो बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहा है ये कैसा कर रहा है, स्मॉल साइज के। और ये जब 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहा है ये कैसे कर रहा है, लार्ज साइज के, यानी कि बड़े साइज में। ठीक है, तो अब हम जैसे देख रहे हैं नंबर ऑफ साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग के हिसाब से, कि जो साइज है ऑफस्प्रिंग का वो इसमें क्या है, स्मॉल, छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। ठीक है, अमाउंट में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ये। और ये जैसे ह्यूमन मैमल्स हैं, ये क्या करते हैं, साइज में तो ज़्यादा करते हैं, यानी कि बड़े साइज के इनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो होते हैं, लेकिन नंबर में क्या होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, 1 या फिर 2 ही एक ही बार में। तो जो एक ही बार में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे ऑयस्टर है या फिर पेल्जिक फिश है। और जो स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं लेकिन लार्ज साइज के, वो जैसे बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैं। ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Populations evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, high R value in the habitat in which they live. तो क्या मतलब है कि कोई भी जो पॉपुलेशन है किसी एरिया में या किसी हैबिटेट में जो रह रही है, वो चाहती है कि जो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ना वो हमेशा मैक्सिमम रहे, हाई रहे, यानी कि उसकी आर वैल्यू हाई रहे। आर वैल्यू हमने लास्ट वीडियोस में देखा था ना, रिप्रोडक्टिव वैल्यू होती है, जिसमें क्या होता है, जितना आर वैल्यू हाई होगी उतनी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे, और वो उसमें क्या होता है, एडेप्टेशंस पाई जाएंगी और वो उस हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉपुलेशन क्या चाहती है कि उसकी जो आर वैल्यू है वो हाई रहे, यानी कि उसकी जो इंट्रिंसिक रेट, नेचुरल जो इंक्रीज है वो हमेशा हाई रहे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस उसकी हाई रहे, ताकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके और उनका जो हैबिटेट है उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन उसकी पाई जाए। ठीक है,
जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको हम लोग डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं। अंडर a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. अब जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास इनके आसपास कुछ प्रेशर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन प्रेशर, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या है, इनको अपने आप में कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिजम्स अपने आप में कुछ चेंजेस कर ले, अपने आप को इवॉल्व कर ले, तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अ पैसिफिक साल्मन फिश, बैम्बू, वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार वंस इन देयर लाइफ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपनी जो लाइफ टाइम है उसमें मैनी टाइम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। Some produce a large number of small sized offspring while other produce small number of large size offspring. अब जैसे कि साइज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज साइज़ के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज साइज करते हैं वो क्या होते हैं, नंबर में कम, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स एक या फिर दो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं इनकी बहुत सारे जो नंबर्स में करते हैं, जैसे ऑयस्टर या फिर पेल्जिक फिशेस, ठीक है। So which is desirable for maximizing fitness, ecological suggests that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. तो अब क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन के अंदर ये क्या है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन के अंदर क्या है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के आसपास के जो बायोटिक या फिर एबायोटिक जो फैक्टर्स होंगे ना, उन पे डिपेंड करेगा कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, इन ऑर्गेनिजम्स के आसपास इनके प्रीडेटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो गया और यहाँ पे प्रीडेटर्स प्रेजेंट है इनके। तो अब क्या होगा कि जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इनके हाई टेम्परेचर की वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रीडेटर क्या कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं, इनकी प्रीडेटर की वजह से क्या हो गया, ये कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो गए और कुछ ही क्या हैं बच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हाई टेम्परेचर की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे ना, या फिर अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, तो इनकी पॉपुलेशन ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी टाइम के साथ। तो इनसे बचने के लिए जो इनका एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं, इनसे बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने आप में अपने अंदर कुछ एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं और उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, और इस मीन्स कि उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को ढाल लेते हैं, जिससे क्या होगा, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, ठीक है। तो अब इन सब का फाइनली मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट में क्या है, सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ एवोल्यूशन ला रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी फिर। और क्या मतलब है कि जो इसकी मैक्सिमाइजिंग फिटनेस इन दोनों में से किसकी होगी, जो लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि ये एक पेलेजिक फ़िश थी ना, पेलेजिक फ़िश ने क्या किया, बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो प्रोड्यूस कर दिए। ये क्या किए इसने, बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो प्रोड्यूस किए। तो मैक्सिमम इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद बाहर क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब जो सर्वाइव करने के चांस होंगे ना इन ऑफस्प्रिंग के, वो बहुत कम हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आसपास, टेम्परेचर जो होता है वो अकॉर्डिंग नहीं होता, और भी जो अदर फैक्टर्स हैं ना वो इनके फेवरेबल नहीं होते, तो फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है ना वो मर जाते हैं। तो कुछ बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि ये फिशेज़ ने क्या किया, अपना जो ऑफस्प्रिंग है वो पानी में छोड़ दिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, कुछ तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे, कोई जो है वो प्रीडेटर इनको खा जाएगा। ठीक है, कुछ लार्ज फिशेस खा जाएंगी, या फिर वहाँ का टेम्परेचर इसको सूट नहीं करेगा तो ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। जो बच्चे हुए हैं ना इनमें से, वो क्या करेंगे, अपना जो इनका गैमेट है उससे अटैच होंगे, उससे जोड़ के क्या करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, लार्ज साइज़ में इनकी लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल साइज़ के। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर हमारे अंदर पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस वगैरह फुली इनको मिल पाते हैं अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी केयर अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे बच्चे होते हैं वो उनमें 90% चांस होते हैं अच्छे से बचने के, लेकिन इनमें क्या होता है, बचने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ये बाहर फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर। तो जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो लाइफ हिस्ट्री है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो इवॉल्व होती है, यानी कि चेंजेस होती है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनका जो आसपास का एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है ना उनके ऊपर। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन होता है, चेंजेस होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीसीज इज करंटली एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीसीज है, ये क्या है, करंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है करंटली। क्यों? क्योंकि इसमें जो इकोलॉजिस्ट है ना वो इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि जो पॉपुलेशन है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो अब देखने वाले हैं। Can you think of any natural habitat on Earth that is inhabited just by a single species? तो क्या अर्थ पे आप बता सकते हो कोई ऐसी हैबिटेट जहाँ पे सिंगल स्पीसीज, ठीक है, जो कि एक सिंगल स्पीसीज है, अकेली स्पीसीज है, वो रह रही हो? क्या कोई ऐसा एरिया या फिर हैबिटेट है? तो ऑफ कोर्स कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। तो इनकंसीवेबल का क्या मतलब है, डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि हम ऐसा नहीं सोच सकते, यानी कि ये हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हैबिटेट जो है वो हो सकता है अर्थ पर। ठीक है, कि जहाँ पे कोई सिंगल स्पीसीज ही लाइव कर रही हो, सरवाइव कर रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ना, अगर जैसे सिंगल स्पीसीज मान लो हम पेड़ पौधों को ही मान लेते हैं, और वहाँ पे कोई एनिमल्स ही सरवाइव नहीं कर रहे हैं, तो अब जो ये पेड़ पौधे हैं ये क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, अपना एनर्जी बना रहे हैं। तो अब ये इनको कोई खाने वाला ही नहीं है, कोई हर्बीवोर ही नहीं है, तो फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। ठीक है, और भी क्या कंडीशन है, जैसे कि इनको CO2 नहीं मिलेगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ना उनको CO2 चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रीथिंग के टाइम क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो CO2 छोड़ते हैं, जिसको क्या करते हैं, एंड जो प्लांट्स होंगे ना वो लेंगे। तो अब अगर जो प्लांट्स हैं वो CO2 को ले ही नहीं पाएंगे, तो जो प्लांट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सिंगल जो स्पीसीज है वो किसी हैबिटेट में पाई जाए। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। तो अब कोई भी स्पीसीज है ना, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरी स्पीसीज होना, ताकि वो उन पे फीड कर सकते, उनसे अपना जो खाना है वो ले सके। ठीक है, इसीलिए किसी भी स्पीसीज के लिए कम से कम एक अदर स्पीसीज होना बहुत ज़रूरी है साथ में। इवन अ प्लांट स्पीसीज विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। यहाँ तक कि जो प्लांट स्पीसीज है ना, जो अपना खाना खुद बना रही हैं, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, it needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption। तो जो ये प्लांट्स हैं ना, इनको किसकी नीड होती है, सॉइल माइक्रोब्स की,
क्योंकि जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं ना, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो जो ये सॉइल माइक्रोब्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। तब जो प्लांट है ना, इस इनऑर्गेनिक मैटर को रूट के थ्रू एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, फिर ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। इट नीड हो गया ना। एंड देन हाउ विल बी द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। एंड क्या जो प्लांट हैं वो कैसे मैनेज करेंगे पॉलिनेशन विदाउट एनिमल एजेंट, क्योंकि आपने देखा होगा जो पॉलिनेशन होता है ना, वो इंसेक्ट या फिर बर्ड्स या फिर अदर एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो एक प्लांट है उससे जो बटरफ्लाई है या फिर इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को ले जाके दूसरे प्लांट्स पे रख देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर एनिमल्स एजेंट ही नहीं होंगे तो जो पॉलिनेशन है वो भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। It is obvious that in nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation, but interact in various ways to form a biological community. तो ऑब्वियसली क्या है, जो नेचर है हमारा उसमें क्या है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ माइक्रोब्स हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आइसोलेशन में यानी कि अकेले रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब नेचर में ये आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करने से क्या बनाएंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे। Even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. तो यहाँ तक कि जो मिनिमल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं ना, वो भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उनमें भी क्या होते हैं, इंटरेक्टिव लिंकेजेस होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं हैं, ठीक है। हमें वो भले ही दिखे ना, लेकिन वो इंटरेक्टिव लिंकेजेस उनके बीच में होते हैं। Interspecific interaction arises from the interaction of population of two different species. तो यहाँ पे जो टर्म आई है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ये जो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है ये किसके बीच होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच, ठीक है। जैसे कि सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के बीच क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंट्रैक्शन होगा तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। एक ही स्पीसीज का क्या मतलब है, जैसे कोई एक स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन है, ठीक है। तो दोनों ह्यूमंस के बीच ही अगर कोई इंट्रैक्शन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंट्रा मतलब INTRA, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलेंगे। अगर दो अलग अलग स्पीसीज के बीच इंट्रैक्शन है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए और जो जैसे डॉग या कैट है, ये मान लो, ठीक है, तो ये क्या है, अदर स्पीसीज हैं, तो इनके बीच के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। तो अब जो ये इंट्रैक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, यानी कि दोनों स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, उसको भी क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दूसरी को भी फ़ायदा हो रहा है। डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल का क्या मतलब है, ना किसी को फ़ायदा हो रहा है और ना किसी को नुकसान हो रहा है, यानी कि दोनों स्पीसीज में से किसी को भी फ़ायदा या फिर नुकसान नहीं हो रहा है। एंड जो अदर स्पीसीज है वो क्या होती है, उनमें दोनों कंडीशन पाई जा सकती हैं, जैसे किसी को नुकसान हो रहा है या फिर किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो ये अब हम आगे देखने वाले हैं इस चार्ट के थ्रू आगे। असाइनिंग अ पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, तो जो प्लस साइन है वो हमें क्या दिखाएगा कि ये क्या है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी कि फ़ायदेमंद है। माइनस साइन फॉर डिटरमाइंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, जो माइनस है यानी कि नेगेटिव साइन है वो क्या शो करेगा कि ये जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, हार्म यानी कि नेगेटिव है, ठीक है, जो कि नुकसानदायक है, ठीक है। और जीरो या फिर ओ का क्या मतलब है कि वो क्या है, न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ठीक है, ना तो फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। Let us look at all the possible outcomes of interspecific interactions in figure 13.1.
तो अब हम देखेंगे कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के, वो इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं, जो कि टेबल 13.1 है, यानी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इन टेबल 13.1। अब ये जो इंटरेक्शन है ये कितना है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच, ये स्पीसीज ए है और ये क्या है, स्पीसीज बी है, ठीक है। अब इनके बीच किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि नेम ऑफ इंटरेक्शन। तो अब ये चीज़ क्या है, ये टेबल आपको इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी जाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना। तो अब स्पीसीज ए क्या है और स्पीसीज बी, इन दोनों को ही क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ये बेनिफिशियल। तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है। सेकंड में क्या है, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी को भी नुकसान हो रहा है, तो ये क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा, क्योंकि ये कंपटीशन क्या है, लड़ाई होगी, यानी कि किसी भी जो रिसोर्स है उसके लिए दोनों स्पीसीज क्या है, लड़ रही हैं आपस में, तो दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, स्पीसीज ए को क्या हो रहा है, बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदा हो रहा है, और स्पीसीज बी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या इंटरेक्शन शो करेगी, प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, 2 स्पीसीज होती हैं, एक होता है प्रे और दूसरा है प्रीडेटर, ठीक है। तो जो प्रे है उसको तो नुकसान होता है और प्रीडेटर को क्या होता है, फ़ायदा होता है। कि जो प्रीडेटर है वो प्रे को खाता है ना, तो प्रे को तो नुकसान होगा, प्रीडेटर को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीडेटर को फ़ायदा और प्रे को नुकसान, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन प्रीडेशन। अब फोर्थ में क्या है, स्पीसीज ए को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और स्पीसीज बी को नुकसान हो रहा है, तो ये क्या है, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो स्पीसीज है, होस्ट है, होस्ट को तो नुकसान होता है, लेकिन जो पैरासाइट है ना, पैरासाइट को फ़ायदा होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो सर में जुएँ पाई जाती हैं, ठीक है, तो जो जुएँ होती हैं ना वो क्या होती हैं, पैरासाइट होती हैं, और होस्ट कौन होता है, हम ह्यूमन बींग्स। तो जो पैरासाइट हैं, जुएँ हैं, वो क्या करती हैं, हमारा जो ब्लड है उसको चूसती हैं, तो इससे हमको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो पैरासाइट है उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब आगे जो स्पीसीज ए है उसको फ़ायदा हो रहा है और स्पीसीज बी क्या है, न्यूट्रल है, उसको ना तो नुकसान हो रहा है और ना ही फ़ायदा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉमनसेलिज्म, ठीक है। लास्ट में क्या है, स्पीसीज ए को नुकसान हो रहा है और स्पीसीज बी को क्या हो रहा है, ना फ़ायदा ना नुकसान, तो इसको बोलते हैं हम एमेंसेलिज्म। तो इनको अब डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, तो जो म्यूचुअलिज्म है उसमें क्या है, दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है। एंड बोथ लूज इन कंपटीशन, और दोनों ही स्पीसीज को नुकसान किस में होगा, कंपटीशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, म्यूचुअलिज्म में तो क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है, क्योंकि ये क्या है, आपस में अपना जो फूड वगैरह है उसको मिल के बाँट के खाते हैं। जैसे कि म्यूचुअलिज्म देखा जाता है फंगाई एंड अलगाई के बीच, ठीक है। तो फंजी जो अलगाई है ना, वो आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है। एक तो जैसे एक क्या करता है, एक को शेड प्रोवाइड करता है, दूसरा एक उसको खाना प्रोवाइड करता है, तो ऐसे ही दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और जो दूसरा है केस है उसमें क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने फूड के लिए दोनों आपस में लड़ते हैं, तो उनसे क्या होता है, दोनों को हार्म होता है, ठीक है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट। तो अब जो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक ही स्पीसीज को क्या होता है, फ़ायदा और दूसरी को होता है नुकसान, ठीक है। पैरासाइट एंड प्रीडेटर रिस्पेक्टिवली। तो जो बेनिफिटेड स्पीसीज हैं वो कौन सी हैं, पैरासाइट एंड प्रीडेटर, क्योंकि पैरासाइट को भी फ़ायदा होता है और प्रीडेटर को फ़ायदा होता है। पैरासाइट किस पे, होस्ट पे अपना फूड वगैरह लेता है होस्ट से, और प्रीडेटर किससे लेता है, प्रे से। एंड द इंट्रैक्शन इज डिट्रीमेंटल टू द अदर स्पीसीज होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली। तो यही जो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन था वो क्या है, होस्ट और प्रे के लिए क्या होता है,
हार्मफुल, ठीक है। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। तो अब कोई स्पीसीज है जिसको क्या होता है, एक स्पीसीज को तो क्या हो रहा है, इसमें फ़ायदा हो रहा है, और दूसरी जो स्पीसीज है उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमेंसलिज्म, ठीक है। इन एमेंसलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज तो क्या होती है, हार्म होती है, एक जो स्पीसीज है उसको क्या होगा, नुकसान होगा, और अदर जो स्पीसीज है उसको ना ही नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा, ठीक है। Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic. The interacting species live closely together. तो जो प्रिडेशन है, पैरासिटिज्म है एंड कॉमनसलिज्म है, वो उनमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इंटरेक्शन है ना, उन स्पीसीज के बीच होता है जो कि क्लोजली रहते हैं, ठीक है। जो क्लोजली स्पीसीज एक दूसरे के आसपास रह रहे हैं तो ही जो ये इंटरेक्शन है उनमें देखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।